गरीब माँ की 3 अमीर 2 गरीब बेटियां। एक समय की बात है, एक गांव में सुचित्रा नाम की एक औरत रहती थी। उनकी 5 बेटियां सोनी, मोनी, दया, राधा और कविता थी। पांचों ही बेटियां पढ़ने में बहुत होशियार थीं। सुचित्रा ने एक दिन अपने पति सुरेश से कहा, सुनिए जी, मुझे आपसे हमारी 5 बेटियों के बारे में एक बात करनी है। कहो, क्या कहना है? हमारी 5 बेटियां पढ़ लिख कर अब अपने अपने पैरों पर खड़ी हो गई है। अब हमें उनकी शादियों के बारे में सोचना चाहिए। एक एक करके करेंगे तभी तो समय से 5 की शादी हो पाएगी। सही कह रही हो, ख्याल तो मुझे भी यही आ रहा है, लेकिन कैसे ढूंढे लड़के? आज मेरी एक सहेली आई थी। वो बता रही थी कि उसके कोई दूर के रिश्तेदार एक लड़की ढूंढ रहे हैं अपने बड़े बेटे के लिए, और उसने कहा कि हमारी सबसे बड़ी बेटी सोनू के लिए वो रिश्ता ठीक रहेगा, क्योंकि उम्र के हिसाब से वो लड़का सोनू के बराबर है और कमाता भी अच्छा है, किसी बड़ी कंपनी में मैनेजर है। अगर ऐसी बात है तो बात आगे बढ़ाओ, लेकिन एक बार सोनी से भी पूछ लेना। उसकी आप चिंता मत करिए, मैंने सोनू से पूछ लिया है, उसे कोई परेशानी नहीं है। सुरेश से बात करके सुचित्रा अपनी सहेली से भी सारी बातें कर लेती है और फिर लड़के वाले सोनी को देखने आ जाते हैं। आइए आइए, आप सब यहाँ बैठिए, मैं अभी सोनू को लेकर आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, आप लाइए बेटी को, तब तक हम सुरेश जी से बात कर लेते हैं। जी बिल्कुल। कहिए, आप लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं हुई आने में? नहीं नहीं भाई साहब, कोई तकलीफ नहीं हुई। चलिए, अच्छा है, दूर से आने में थोड़ी परेशानी तो होती ही है। नहीं नहीं, हम तो अपने गांव भी आते जाते रहते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। सब लोग बात कर ही रहे होते हैं कि सोनी को लेकर सुचित्रा वहां आ जाती है। आपकी बेटी तो बड़ी सुंदर है, क्या करती हो बेटी? जी मैं नौकरी ढूंढ रही हूँ शहर में। अच्छा, तो फिर तुम शादी के बाद भी नौकरी करना चाहती हो? जी हाँ। लेकिन बेटी, हमारा घर तो संपन्न है, तुम्हें ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जी, मैं नौकरी केवल पैसों के लिए नहीं करना चाहती, बल्कि अपने लिए करना चाहती हूँ। मैं कुछ बनना चाहती हूँ। लड़के की माँ और लड़के के पिता दोनों आपस में कुछ बात करते हैं और सुरेश और सुचित्रा से कहते हैं, देखिए सुरेश जी, आपकी बेटी सोनी बहुत अच्छी है, लेकिन हम उसे अपनी बहू नहीं बना सकते, क्योंकि उसकी इच्छा नौकरी करने की है। हमारे घर में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। हमें तो ऐसी लड़की चाहिए जो हमारे बड़े घर को संभाल ले। नौकरी करने वाली लड़की नहीं संभाल पाएगी। हाँ, लेकिन हम आपको निराश भी नहीं करना चाहते। अगर आप बुरा ना माने तो आपकी वो बेटी जो नौकरी ना करना चाहती हो, उसे हम अपनी बहू बना लेंगे। लेकिन हमारी सारी लड़कियां तो पढ़ी लिखी है और सभी काम करना चाहती है, ऐसे में हम किसे आपकी बहू बनाएं? आप एक बार अपनी बेटियों से पूछिए तो सही, हो सकता है कि मान जाए कोई। देखिए, राधा और कविता तो अभी छोटे हैं, अभी उनकी शादी हम 2 साल से पहले नहीं कर सकते, लेकिन मोनी और दया से हम पूछ सकते हैं। हाँ हाँ, तो ठीक है, आप पूछ लीजिए। सुरेश और सुचित्रा अपनी दोनों बेटी मोनी और दया से पूछते हैं। माँ, मुझे तो कोई परेशानी नहीं है। वैसे भी मुझे नौकरी पैसा कमाने के लिए नहीं करनी थी। जब बिना कमाए ही अच्छा जीवन मिल रहा है तो हर्ज ही क्या है? लेकिन माँ, मैं भी तो हूँ, आप उनसे बात कीजिए ना। उनका छोटा बेटा भी तो है, अगर वो मान जाए तो मेरी भी शादी करवा दो ना उनके बेटे से। ये तुम क्या बोल रही हो दया? इस तरह हम खुद उनसे इस बारे में बात नहीं कर सकते। वो भी क्या सोचेंगे कि हम लालच कर रहे हैं। हाँ, तुम्हारी माँ सही कह रही है। अब तुम यहीं बैठो, हम मोनी को लेकर जा रहे हैं। सुचित्रा मोनी को लेकर बाहर चली जाती है और फिर लड़के के माता और पिता लड़की को देखकर हाँ कह देते हैं। सारी बातें पक्की हो जाती हैं और फिर सुरेश और सुचित्रा सभी की अच्छे से मेहमान नवाजी करके उन्हें विदा कर देते हैं। कुछ समय के बाद मोनी की शादी हो जाती है। शादी के बाद मोनी अपने पति के साथ अपने मायके आती है। आओ मोनू, कैसी हो? मैं तो बहुत अच्छी हूँ माँ, बहुत खुश हूँ, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। वहाँ सब लोग तुझसे खुश है या नहीं? सभी लोग मुझे बहुत अच्छा मानते हैं। चलो अच्छा है, अब हमें तुम्हारी कोई चिंता नहीं रहेगी। अब बाकी बेटियों की शादी भी करवानी है। पिताजी, मेरी सास ने आपके लिए ये संदेश भिजवाया है कि उनका छोटा बेटा यानी मेरा देवर विदेश जाने वाला है और अचानक से उसके जाने के कारण उसकी जल्दी से शादी करना जरूरी है, क्योंकि वो फिर 3 साल के बाद ही वापस आएगा। इसलिए अगर दया की शादी भी मेरे देवर से कर दी जाए तो।
अंदर चाय बना रही दया के कानों में जब ये बात पड़ती है तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वो तो यही चाहती थी, बस अब जल्दी से वो इस रिश्ते को पक्का करवाना चाहती थी। सुचित्रा के रसोई में आते ही, माँ, मैंने दीदी की बात सुन ली है, अब तो हाँ कर दो, मैं तो तैयार ही हूँ। अगर तुम्हारे पिताजी हाँ कहेंगे तो? मैंने उन्हें हाँ कह दी है क्योंकि मुझे तुम्हारी राय पता थी। आप बहुत अच्छे हैं पिताजी। दया की शादी भी हो जाती है। अब वो दोनों ही अमीर परिवार में जा चुकी थीं। सोनी की शादी ना होने से सुरेश और सुचित्रा परेशान थे क्योंकि वो नौकरी करना चाहती थी। इसी कारण कोई उसे नहीं मिल रहा था। एक दिन सोनी को एक बहुत ही अच्छी नौकरी का कॉल लेटर आता है। पिताजी देखिए, मुझे कितनी बड़ी कंपनी में बुलाया है। अब तो मैं मेहनत करके एक अच्छी पोस्ट पर पहुंच जाऊंगी। मुझे तुम्हारे लिए बहुत खुशी है। अब तुम अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी। हाँ, लेकिन शादी, इसकी शादी का भी तो सोचना है। सबसे बड़ी है, 2 छोटी बहनों की शादी हो गई है, लेकिन इसकी नहीं। माँ चिंता मत करो, अब तो मैं भी अच्छे घर में शादी कर लूंगी जहाँ मुझे नौकरी करने की इजाजत होगी। कुछ समय के बाद सोनी की भी शादी हो जाती है। तीनों ही बेटियां अब अपने अपने जीवन में बहुत सुखी थीं। राधा और कविता अभी भी अपने माता पिता के साथ गरीबी का जीवन ही जी रही थी। सुरेश और सुचित्रा को उन दोनों की चिंता हो रही थी। समय बीत रहा था, लेकिन जिस तरह दोनों बेटियों की शादी जल्दी जल्दी हो गई, उस तरह राधा और कविता की नहीं हो रही थी। अमीर परिवार तो दूर की बात थी, एक साधारण परिवार भी नहीं मिल पा रहा था। समय बीतने लगा। एक दिन तीनों बहनें त्योहार पर अपने मायके गईं। अरे, मेरी तीनों बेटियां आ गई। आओ, तुम्हारी बहनों ने तो पूछ पूछ कर मुझे परेशान ही कर दिया। दीदी कब आएंगी, जल्दी बुलाओ उन्हें। हाँ, अब तुम आ गई हो, अब हमारी परेशानी खत्म। कहाँ हैं दोनों? पीछे आंगन में सब्जी काट रही है। माँ, ये दोनों नौकरी क्यों नहीं कर रही है? हाँ, हमने तो अमीर परिवार में शादी की है और सोनू दीदी की इतनी अच्छी नौकरी लगी है और वो अच्छे घर में भी गई है। ये दोनों अगर नौकरी नहीं करेंगी तो फिर जीवन भर गरीबी में ही रह जाएंगी। क्या बताऊं, जब से तुम्हारे पिताजी की तबीयत खराब हुई है पिछले साल, तब से ये दोनों मना ही कर रही है। ना तो शादी करने को तैयार होती है, ना ही नौकरी। तीनों बहनें अपनी छोटी बहन राधा और कविता से बात करती हैं। दीदी, पिछले साल जब पिताजी की तबीयत खराब हुई थी तो माँ बिल्कुल अकेली हो गई थी। हम दोनों तो नौकरी के लिए इंटरव्यू ही देने में रह जाती थी। पिताजी की देख रेख करते हुए माँ की भी तबीयत बिगड़ने लगी थी। आप लोग दूर दूर हुए, हमें भी इंटरव्यू के लिए गांव से दूर शहर जाना पड़ता था। कई बार हम दोनों ही 2-3 दिनों के लिए बाहर रहते थे। हाँ, और इसीलिए हम उन दोनों पर ध्यान नहीं दे पाते थे। इसलिए हमने यही फैसला किया है कि हम दोनों ना तो शादी करेंगे और ना ही नौकरी। तो फिर क्या करोगी तुम दोनों? इतने पढ़े लिखे हो, कैसे जियोगी जीवन? खर्चा पानी भी तो चाहिए। और माता पिता जब तक है तब तक तो ठीक है, उसके बाद तो तुम दोनों अकेली पड़ जाओगी। हम जानते हैं, कोई बात नहीं। हम दोनों ने यही सोच लिया है कि हम भले ही गरीबी में जीवन जिएंगे, लेकिन माता पिता को नहीं छोड़ेंगे। और ऐसा भी नहीं कि हम कुछ नहीं करेंगे। हम घर पर रहकर ही कुछ काम खोलेंगे और उसी से जो भी आमदनी होगी अपना जीवन चलाएंगे। राधा और कविता की बात सुनकर तीनों ही बहनों को बहुत दुख होता है। उन्हें लगता है कि उन तीनों ने तो शादी करके अपना जीवन ठीक कर लिया, लेकिन उनकी दोनों गरीब बहनें क्या गरीब ही रह जाएंगी? मोनू और दया, मैंने ये फैसला किया है कि मैं अपनी दोनों बहनों की मदद करूंगी और उनको कुछ भी काम जो वो करना चाहती है उसमें मदद करूंगी। लेकिन दीदी, वो अकेले आगे का जीवन कैसे जिएंगी? मुझे लगता है कि अभी ये जरूरी है कि वो कुछ कमाने लगे, जिससे कि उनके खर्चे निकले। उसके बाद हम तीनों उनकी शादी के लिए भी जरूर सोचेंगे, बस पिताजी की तबीयत ठीक हो जाए। हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि कोई ऐसा लड़का मिल जाए जिसे माता पिता की सेवा में कोई दिक्कत ना आए। हाँ दीदी, ये सही कहा आपने। बस अब दीदी, हमें पहले उनके पैसों से मदद करनी है, फिर हम मिलकर उनकी एक अच्छी जगह शादी करवाएंगे जिससे कि माँ और पिताजी से वो दूर ना हो। सुचित्रा और सुरेश उन तीनों की ये बातें सुन रही थी। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। आज उन्हें गर्व था कि भले ही उनका कोई बेटा ना हो, लेकिन उनकी 5 बेटियां जिम्मेदारी निभाने में किसी बेटे से कम नहीं है। और अब वो निश्चिंत होकर राधा और कविता के साथ अपना जीवन जीने लगे। कुछ समय बाद तीनों बहनों की मदद से राधा और कविता की भी पास में ही शादी हो जाती है। उनकी तीनों बहनें और माता पिता अब उन दोनों के भविष्य के लिए भी निश्चिंत हो गए। अरे 8 बजने वाले हैं, आज तो मैं लेट हो जाऊंगी, फिर मालकिन मुझे आज फिर से डांटेंगी। नीता रसोई में खाना बनाते हुए अपने आप से बात कर रही थी।
तभी वहाँ पर स्नेहा भी आ जाती है। माँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आपको मेरे लिए नाश्ता बनाकर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं घर का सारा काम खुद कर लूँगी। अरे बेटा, मैं बिना वजह तुझे परेशान नहीं करना चाहती। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। नहीं माँ, आप अपने काम पर लेट हो जाओगी और फिर से वो खड़ूस मालकिन आपको डांटेगी। मैं नहीं चाहती कि आपको फिर से डांट पड़े। हाँ हाँ, कोई बात नहीं बेटा, आज संडे है, आज तू रेस्ट कर और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। नहीं माँ, मैं खुद कर लूँगी। आप आराम से काम पर जाइए, पढ़ाई भी होती रहेगी। ठीक है स्नेहा बेटा, लेकिन तुम खूब मन लगाकर पढ़ाई करना। हाँ माँ, ठीक है। उसके बाद नीता अपने काम पर जाने के लिए घर से निकलती है। वो एक रीतू नाम की महिला के घर पर काम किया करती थी। रीतू बहुत ही खड़ूस महिला थी। फिर जब नीता रीतू के घर पर थोड़ी देरी से पहुंचती है तो रीतू नीता से कहती है, आ गई महारानी, अब हुआ है तुम्हारे आने का टाइम। वो मालकिन, मैं अपने घर का काम कर रही थी तो इसीलिए थोड़ा लेट हो गई। तुम्हारी बेटी है ना, वो भी तो घर का काम कर सकती है। और तुमने टाइम देखा है, पूरे आधा घंटा लेट आई हो और तुम इसे थोड़ा टाइम कहती हो। पर मालकिन, उसे पढ़ाई भी करनी होती है, इसलिए मैं उससे ज्यादा काम नहीं करवाती हूँ। क्या बन जाएगी तुम्हारी बेटी पढ़ लिख कर? उसे घर का काम सिखा दो, कम से कम घर का काम तो सीख जाएगी। और वैसे भी एक नौकरानी की बेटी नौकरानी ही रहती है, कल को उसे भी तो यही सब करना है। तुम गरीब लोग कुछ कर तो सकते नहीं हो। पर मालकिन, मेरी बेटी पढ़ाई में बहुत ही अच्छी है, आगे जाकर कुछ बन ही जाएगी। मुझे उस पर पूरा विश्वास है। वो एक दिन जरूर बहुत कामयाब हो जाएगी। हाँ, तुम गरीब लोग कुछ नहीं कर सकते। मैं भी देखती हूँ तुम्हारी बेटी क्या बनती है, क्या कर लेगी वो। पर मालकिन। क्या मालकिन, तुम जाओ अपना काम करो, बहुत काम है घर में। मेरे पास नहीं है इतना टाइम। और मेरे लिए जल्दी से एक कप कॉफी बना दो। जी मालकिन। उसके बाद नीता रीतू के लिए कॉफी लेकर आती है। मालकिन, आपकी कॉफी। हाँ हाँ, रख दो टेबल पर। जी मालकिन। उसके बाद रीतू कॉफी पीती है और कहती है, ए नीता, इधर आ। तुम्हें कॉफी बनानी नहीं आती है क्या? इसमें चीनी बिल्कुल भी नहीं है और ये कितनी ज्यादा कड़वी है। पर मालकिन, आपने ही तो कहा था कि आपको कड़क कॉफी पीनी है। तो मैंने ये थोड़ी कहा था कि इसे बिल्कुल ही कड़वा जहर बना देना। पर मालकिन। चल अब जा यहाँ से और जाकर घर का काम कर, और भी बहुत काम है। जी मालकिन। इस तरह रीतू नीता के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करती थी और उसे बिना वजह परेशान करती थी और डांटती थी। उसके बाद नीता घर का सारा काम करती है। तभी रीतू उसे बुलाकर कहती है, तुम समय से पहले घर क्यों जा रही हो? पर मालकिन, मैंने सारा काम कर दिया। अभी रुको, एक काम बाकी है। जी। उसके बाद रीतू अंदर से कपड़े लेकर आती है। देखो, ये कपड़े कितने गंदे हैं। पर मैंने तो इन्हें धो दिया था। नहीं, इन पर मैल यूं का यूं चमक रहा है। लेकिन उसके बाद रीतू उन कपड़ों पर जूस गिरा देती है और नीता से कहती है, अब तो हो गए गंदे, अब इनको साफ करो। पर मालकिन, मेरा टाइम होने ही वाला है, मुझे घर जाकर घर का काम भी तो करना है। लेकिन अभी टाइम हुआ तो नहीं है, अभी आधा घंटा बचा है और उससे कोई मतलब नहीं कि तुम्हारे घर का काम कौन करेगा। तुम्हारी बेटी कर लेगी तुम्हारा काम। नीता अच्छे से जानती थी कि रीतू से बहस करने का कोई फायदा नहीं, इसलिए नीता कपड़े धो देती है और उसके बाद टाइम पूरा होने पर वो वापस घर चली जाती है। अरे माँ, तुम आ गई? हाँ बेटा, लाओ मैं जल्दी से तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। नहीं माँ, आप आराम से बैठो, मैंने खाना बना दिया है। अरे बेटा, तुमने बिना वजह इतनी तकलीफ क्यों उठाई? मैं ही खाना बना देती। तुम्हें इतनी मुश्किल से पूरे हफ्ते में बस एक ही दिन का रेस्ट मिलता है। तुम तो बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम्हें घर के काम की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ, कम से कम मुझे हफ्ते में एक रेस्ट मिलता है, पर आपको तो संडे को भी रेस्ट नहीं मिलता। आपको तो संडे को भी अपने काम पर जाना पड़ता है, साथ ही आप वहाँ पर भी काम करती हो और फिर घर का भी काम करती हो, तो आपके लिए कितना सारा काम हो जाता है। कोई बात नहीं बेटा, मुझे तो इतना काम करने की आदत है। तू बिना वजह घर के कामों में मत उलझा कर, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और कामयाब बन। ठीक है माँ, तुम चिंता मत करो, देखना एक दिन तुम्हें मुझ पर गर्व होगा। हाँ मेरी बच्ची। चलो अब खाना खा लेते हैं, तुम्हें भी भूख लगी होगी ना? हाँ चलो। उसके बाद नीता और स्नेहा दोनों मिलकर खाना खाती है। काम खत्म करने के बाद वो दोनों सो जाती है।
उसके अगले दिन नीता सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम खत्म करके अपने काम पर चली जाती है और वहीं दूसरी तरफ स्नेहा भी अपने कॉलेज चली जाती है। नीता ने स्नेहा की पढ़ाई के लिए कुछ रुपए उधार लिए थे, इसलिए उसको हर महीने उसका ब्याज भरना पड़ता था। फिर एक दिन, क्यों नीता बहन, मेरा ब्याज कहाँ है? पूरा महीना हो गया। अभी मेरी पगार नहीं आई है, बस कुछ ही दिनों में आ जाएगी तो मैं आपका ब्याज दे दूंगी। अरे नीता बहन, मुझे टाइम पर मेरा ब्याज दे दिया करो। भाई साहब, थोड़ी मेरी मजबूरी समझिए। देखो बहन, तुम मेरी मजबूरी समझो, मुझे मेरा ब्याज समय पर चाहिए, लेकिन इस बार मैं तुम्हारी मजबूरी समझ ही लेता हूँ। ठीक है, आपका शुक्रिया। इतना कहकर पवन वहां से चला जाता है। उसके बाद शाम को नीता अपने काम से घर वापस लौटती है और स्नेहा भी वापस घर आ जाती है। तब, क्या बात है माँ, तुम इतनी चिंता में क्यों बैठी हो? कुछ नहीं बेटा। माँ बताओ ना, क्या बात है? बेटा, दिवाली भी आने वाली है और अभी मैंने पवन का ब्याज भी नहीं दिया। वो आज सुबह घर पर ब्याज मांगने आया था। साथ ही मैंने अपने मालकिन से बात की कि वो मुझे पगार दे दे, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि वो दिवाली के बाद देंगी। अभी दिवाली में 15 दिन बचे हैं। हमारा घर का खर्चा कैसे चलेगा? घर का राशन भी खत्म हो गया है। माँ कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगी। लेकिन बेटा, सब कैसे होगा? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। उसके अगले दिन नीता अपने काम पर जाती है। तब वो रीतू से कहती है, मालकिन आप कृपया करके मुझे मेरी पगार दे दीजिए, वरना हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? तो इसमें भला मैं क्या करूं? अभी हमारा दिवाली पर बहुत खर्चा है, मैं तुम्हें दिवाली के बाद ही पगार दे सकती हूँ। लेकिन मालकिन, आप मेरी मजबूरी तो समझिए, मुझे मेरा ब्याज भी देना है। हमारे घर भी तो दिवाली का खर्चा है और दिवाली तो अभी 15 दिन बाद ही आएगी। तब तक हमारा घर का खर्चा कैसे चलेगा? अगर तुम्हें इतनी ही परेशानी है तो तुम ये काम छोड़ सकती हो। लेकिन मालकिन, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अब जाओ यहाँ से। नीता रीतू को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन फिर भी रीतू नीता की एक भी बात नहीं मानती और ना ही उसकी कोई मजबूरी समझती है। रीतू नीता को उसकी पगार नहीं देती। उसके बाद नीता उदास मन से अपने घर वापस चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ स्नेहा फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही थी। साथ साथ स्नेहा को सिलाई भी काफी आने लगी थी। तब एक दिन स्नेहा नीता से कहती है, माँ अब तो मैं काफी अच्छे सूट सिल लेती हूँ, क्यों ना मैं अपना खुद का बुटीक खोल लूँ? नहीं बेटा, अगर तू अभी से काम करेगी और सिलाई करेगी तो तेरा पढ़ाई से ध्यान भटक जाएगा और तू अपनी पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाएगी। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई के साथ साथ काम भी करते हैं, इसलिए तुम मेरी इतनी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। लेकिन बेटा, लेकिन वेकिन कुछ नहीं माँ, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। मैं अगर आज से भी सिलाई शुरू करूंगी तो कम से कम हमारा राशन का खर्चा तो निकल ही जाएगा। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें सही लगे तुम बिल्कुल वैसा ही करो। उसके बाद स्नेहा अपने घर में ही अपना खुद का बुटीक खोल लेती है। उसके बाद स्नेहा बाकी जगह से अपना सूट सिलने का दाम कम रख देती है ताकि उसके पास ज्यादा से ज्यादा ग्राहक आ सके। फिर उस दिन से ही स्नेहा दूसरों के सूट सिलना शुरू कर देती है। स्नेहा बहुत ही अच्छी सिलाई करती थी, साथ ही वो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स भी कर रही थी, जिसकी वजह से उसे उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। फिर एक दिन, माँ देखो। उसके बाद स्नेहा नीता को 5,000 रुपए देती है, जिसे देखकर नीता काफी हैरान हो जाती है। बेटा, तुम इतने पैसे कहाँ से ले आई? माँ, मैंने ये सब सिलाई करके कमाए हैं। मैंने तुमसे कहा था ना कि कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा और सब ठीक हो जाएगा। ये भी एक तरह से मेरी पढ़ाई का ही हिस्सा है। शाबाश मेरी बच्ची, मुझे तुझ पर पूरा गर्व है। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुम्हारा इसी चीज में इंटरेस्ट है, साथ ही तुमने बहुत मेहनत की, ये तुम्हें उसी का इनाम मिला है। माँ, तुम इसमें से आधे पैसों का राशन ले आओ और आधे पैसे ब्याज के लिए दे दो। मैं कुछ ही दिनों में और रुपए इकट्ठा कर लूंगी। उसके बाद स्नेहा आगे भी खूब मेहनत करती और मन लगाकर अपना काम करती थी। स्नेहा बहुत ही अलग अलग टाइप के और फैशनेबल कपड़े भी बनाती थी। साथ ही उसने अपना सोशल मीडिया अकाउंट भी बना लिया था, जिसकी वजह से स्नेहा के डिजाइन्स को काफी पसंद किया जा रहा था। फिर दिवाली से कुछ ही दिन पहले, माँ तुम्हें पता है कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी बेटा? माँ, मुझे एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है जिसकी मुझे एडवांस पेमेंट कर दी गई है। क्या कहा? सच में?
हाँ माँ, मुझे पूरे 30,000 रुपए एडवांस दिए गए हैं। जिसे सुनकर नीता भी काफी हैरान हो जाती है और साथ ही उसे अपनी बेटी के लिए बहुत खुशी होती है। शाबाश मेरी बच्ची, मुझे तुझ पर गर्व है। माँ, अब हम भी अपनी दिवाली अच्छे से मना सकते हैं। तुम्हें किसी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी। उसके बाद स्नेहा और नीता अपनी दिवाली बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं और नए नए कपड़े पहनते हैं। फिर नीता रितु के पास दिवाली की मिठाई देने जाती है। अरे वाह, तुम और काजू कतली लेकर आई हो, कहाँ से उठा कर लाई ये? उसके बाद नीता हंसते हुए कहती है, जी दरअसल मेरी बेटी को एक बहुत ही अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई है और उसकी सैलरी भी बहुत अच्छी है, इसलिए मैं बस आपको ये बताने आई थी कि अब से मैं काम पर नहीं आऊंगी और मुझे मेरी बची हुई पगार नहीं चाहिए, वो आपके ही काम आ जाएगी। ये बात सुनकर रितु काफी हैरान हो जाती है और नीता खुश होकर वहां से चली जाती है और अपनी बेटी के साथ धूमधाम से दिवाली मनाती है।